हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं मैथ फॉर न्यूज़पेपर्स का जो थर्ड लेक्चर है उसके साथ। आज के लेक्चर में हम ये 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी इनको अटेम्प्ट नहीं किया है सो प्लीज़ अटेम्प्ट दीज बिफोर एक्चुअली सीइंग द सॉल्यूशंस, राइट? Okay, so the first question is on the Majoli Island. The Majoli Island has a huge geographic and socio-cultural significance for India, but faces threats of extinction. Examine the statement, right? तो हमें इस statement को पहले examine करना है and then we have to mention the steps which have been taken by the government to protect it, right? Okay, so पहला aspect है जिसमें हम थोड़ा बताएंगे मजौली के बारे में, उसका जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, सोशो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। सो मजौली इज अ रिवराइन आइलैंड. इट इज लार्जेस्ट इन इंडिया इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, असम, and in 2016 it became the first island to be made a district in India. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंशन करनी है इस आंसर में. देन द आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इन द साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर है, और नॉर्थ में कौन है? खेरकुटिया शूटी, विच इज एन आना ब्रांच ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, आना ब्रांच क्या होता है? एक रिवर से एक ब्रांच निकलती है, then it again joins that river. So this is what is referred to as Anna branch. To north में it is formed by Kherkutia Shuti, which is an Anna branch of the Brahmaputra river, and it is then joined by the Subansiri river. ठीक है, तो इसके नॉर्थ और साउथ में ये रिवर्स हैं, राइट? उसके बाद ये कहते हैं इट इज वेरी नियर टू गुवाहाटी, राइट? एंड इट वाज फॉर्म ड्यू टू कोर्स चेंजेस बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेनली लोहित. ठीक है, उसके बाद अगर हम सोशो कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन बट ऑल्सो फॉर द होल ऑफ द कंट्री, राइट? इट इज अ सेंटर ऑफ वैश्वनाइट आर्ट. ठीक है, वैश्वनाइट आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर. ठीक है, सिंस द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी सेंट रिफॉर्मर शंकरादेव, ठीक है, उनके टाइम से इट इज द सेंटर ऑफ वैष्णवाइट आर्ट. शंकरादेव वॉज अ पाइनियर ऑफ न्यू वैश्वनाइट मूवमेंट and he actually established various satras, various hermitages and monasteries, right? Then Majoli also has a very rich and diverse agricultural ट्रेडिशन. कैसे? मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ राइस आर ग्रोन, और वो भी विदाउट पेस्टिसाइड्स और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मॉडल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि सिक्किम है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. देन फिशिंग, डेयरिंग, पॉटरी, हैंडलूम, बोट मेकिंग, दे आर दी अदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो हम सोशो कल्चरल के साथ साथ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में भी बता रहे हैं. देन वीविंग इज क्वाइट इंट्रिकेट, ठीक है, डिटेल्ड होती है, एक्विजिट है. उसके बाद कलर्स, टेक्सचर्स का यूज किया जाता है. कॉटन, सिल्क इज यूज्ड, ठीक है, म्यूगा सिल्क इज स्पेशली यूज्ड, राइट? सो वीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then you have pottery. Pottery यहाँ की resembles that of the ancient pottery of ancient Harappan culture. ठीक है, it is made from beaten clay. ठीक है, और उसके बाद then it is burnt in driftwood fired kilns. Right, and it resembles that of the Harappa civilization. Then we have various festivals, dances, local dialects. They constitute their rich traditional heritage. अब उसके बाद हम अगर threats की बात करें, the island has been विटनेसिंग मैसिव श्रिंकेज. ठीक है, अगर 1891 में जो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था तो 1256 स्क्वायर मीटर्स था, अब उसे आधे से भी कम रह गया है. ठीक है, एंड द ब्रह्मपुत्र इज कॉन्स्टेंटली ईटिंग इनटू द लैंड मास. Then part of the alluvial flat plains of the Brahmaputra, it is actually formed of soil consisting mainly of silt deposits, और they lack cohesion. ठीक है, अब कोहेशन नहीं है तो एक तरह से इरोजन होती रहती है, और जो एरिया है मजौली आइलैंड का वो कम होता जा रहा है. तो नेचुरल प्रोसेसेस तो है ही है थ्रेट जो एक्ट करती है. उसके बाद असम गवर्नमेंट बिल्ट एन एम्बैंकमेंट इन द 1960s, बट दैट कुड ऑफर ओनली मार्जिनल प्रोटेक्शन एज ब्रीचेस दे हैव कंटिन्यूड इन मेनी प्लेसेस, राइट? उसके बाद ना इसमें आप एक एंथ्रोपोजेनिक एस्पेक्ट भी बता सकते हैं कि लेट्स से टूरिज्म बढ़ गया है और इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है जो मजौली आइलैंड के रिसोर्सेज है, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को भी आप थ्रेट की फॉर्म में बता सकते हैं. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के अगर हम स्टेप्स की बात करें, ब्रह्मपुत्र बोर्ड वाज टास्क्ड
with protection of Majoli Island from flood and erosion in 2003, involving construction and strengthening of embankments. जैसे कि हमने देखा जो सिल्ट है कोहेसिव नहीं है, ठीक है, जो तो इसलिए embankments कंस्ट्रक्ट कर दी गई, ठीक है. उसके बाद लेइंग ऑफ RCC porcupine screens, राइट. उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्स एंड डेम्पनर्स टू ट्रेन द रिवर अवे फ्रॉम द बैंक. सो बेसिकली उसकी श्रिंकेज ना हो वाया बाय द रिवर, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ Majoli Island from flood and erosion, right. Then it has actually started recovering the lost landmass in the past few years, ठीक है, and new schemes to protect the island along with major bank protection works also have been launched, ठीक है. Then we have Majoli Cultural Landscape Management Authority which was actually set up for protection and propagation of its हेरिटेज रिसोर्सेज, तो ये भी एक है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का स्टेप है. देन यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने भी फाउंडेशन स्टोन किया था टू सेव द आइलैंड, वन दैट ऑल्सो लुक्स एट द रिक्लेमेशन ऑफ द लॉस्ट लैंडमास अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग फर्दर श्रिंकेज टू riverbank erosion, right. So you can actually say that these are the steps, and way forward lies in restoring and preserving the rich tradition and the geographical uniqueness of this island, ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवराइन आइलैंड है, डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर हो गया. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स need to be preserved. Okay, then next question is discuss the various issues associated with Aadhaar. Do you think government schemes should be linked to it? Examine. Okay, so what is Aadhaar? Aadhaar is a 12-digit number which serves as a unique identifier for Indian citizens and residents. It was introduced by the UPA government back in the day in 2010 with the intentions of making subsidy and benefit deliverance more effective as well as to eliminate the leakages in the process, ठीक है. जो भी आप benefits जा रहे हैं लोगों को, है ना, जो भी subsidies जा रही हैं, अब उस सिस्टम को एक streamline करने के लिए, effective बनाने के लिए, और जो उसमें leakages थी और बाकी problems थी उनको कम करने के लिए आधार was actually launched and used, ठीक है. ओके, सो अब इसमें बेसिकली इश्यूज क्या है? सिक्योरिटी का इशू है, प्राइवेसी का इशू है, लीगैलिटी का इशू है, दे आर प्रेवलेंट. अभी लेटली क्या हुआ था, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर हैड आल्सो पब्लिश्ड अ रिपोर्ट व्हिच सेड दैट आधार डेटा इज बीइंग सोल्ड बाय वेंडर्स थ्रू व्हाट्सएप फॉर एज लिटिल एज ₹500, और इसके ऊपर काफी ज्यादा रक्कस भी हुआ था, राइट. तो अगर हम इश्यूज को देखें थोड़ा और डिटेल में, प्रिवेसी का इशू है, ठीक है. अब प्रिवेसी पे कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है. अभी 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठेगा टू एक्चुअली सी कि आधार कहाँ पे लाई करता है. सो बट एट द सेम टाइम देखो, आधार में इट डज हैज दैट पोटेंशियल ऑफ मिसयूज, ठीक है, एंड इट फेल्स टू बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है. तो अगर इतनी बड़े लेवल पे एक लेजिस्लेशन है तो उसको एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, एंड एक्चुअली हैव एडुकेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स कि अगर ब्रीच हो जाए तो क्या सोल्यूशन है, ठीक है. देन आधार इट एक्चुअली एक्ट प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी अगेंस्ट लीकेज और मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा, बट देयर हैव बीन केसेस, ठीक है, जहां पे ब्रीच हुआ है, जहां पे लीकेजेस हुई है डेटा की, राइट. देन मिस यूज बायोमेट्रिक्स से अलाउ दी आधार टू बी यूनिक टू अ पर्सन, बट देयर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है. अब क्या है, फेक आधार कार्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड. इसमें क्या था कि जो लाइक अ पर्सन हैज 10 फिंगर्स, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके एक ही बंदे के डिफरेंट आधार कार्ड्स बन सकते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है, कई जैसे ओल्ड मैनुअल लेबरर्स माइट नॉट इवन हैव बायोमेट्रिक्स, राइट. तो ये मिस यूज पे आ जाती है बात. फिर उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग डेटा. सो मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है गवर्नमेंट में टू यूज दिस इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली. प्राइवेट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स आर गिवन एक्सेस, और एक बार तुमने उनको एक्सेस दे दिया तो मिसयूज का पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. बट ऑब्वियसली आधार को जो इंटेंशन से इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा. अब डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, इसके क्या बेनिफिट्स है कि गोस्ट बेनिफिशियरीज निकल जाते हैं, लीकेजेस कम हो जाती है, बाकी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो जाती है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स कम हो जाते हैं, जिससे कि जो गवर्नमेंट का पैसा है वो काफी ज्यादा सेफ हो जाता है. एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि मैनुअल जो
मैनुअल प्रोसीजर्स है दे आर मोस्टली एरर प्रोन, उनको रिप्लेस कर रहा है. सो इट विल एक्चुअली बूस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी. राइट बेस्ड जो अप्रोच है उसको प्रमोट कर रहा है कि इफ यू, अगर आपको सब्सिडी आपकी राइट है तो आपको वो मिले, ठीक है, कहीं और ना चली जाए, ठीक है. वही बात है कि अगेन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है. उसके बाद एविडेंस बेस्ड अपॉर्चुनिटी है. अब इतना ज्यादा, इतने लार्ज लेवल पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी. आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, विच विल एक्चुअली हेल्प टू मेक pragmatic allocations. Then it also promotes accountability, accelerates digital literacy, provides for employment. ठीक है, अपने आप में एक पूरा इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और इवेंचुअली कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है टू एम्पावरिंग द वीकर सेक्शंस. सी, आधार हैज इट्स ओन इश्यूज एंड दे हैव टू बी स्ट्रीमलाइंड, बट एट द सेम टाइम जो इसका इंटेंट है कि एम्पावर करे सिटीजन्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. द गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी थिंग, बट एट द सेम टाइम इंटेंशन है तो धीरे धीरे इवॉल्व होगा. जो इश्यूज है वो इवॉल्व होंगे. जब 2010 में ये लॉन्च हुआ था तभी जो नंदन नीलेकनी है उन्होंने बोल दिया था कि डाटा प्रोटेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए हमारे देश में. तो अभी तक उस पर बात हो रही है, अभी तक कुछ इवॉल्व नहीं हुआ है, बट होप है कि जल्दी ही इट विल बी इवॉल्व्ड, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन इफ द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट टू पुश ग्रोथ और नॉट. अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिस इज. सो लेट्स सी. पहले हम बताएंगे फिस्कल डेफिसिट होता क्या है. इट अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग्स. ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट क्या है कि अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है जितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टैक्सेस एंड ऑल. सो इट इज एक्चुअली रिगार्डेड एज अ गुड थिंग बाय सम. कीन्स बिलीव दैट जो डेफिसिट्स हैं ये हेल्प करते हैं कंट्री को क्लाइम आउट ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन. सो इट्स अ गुड थिंग. Whereas some feel that the government should avoid deficits क्योंकि it actually shows mismanagement कि आप incessantly expenditure करी जा रहे हैं. तो ये तो दोनों ही aspects हैं, राइट. ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट ब्रीच होती है एफडी टारगेट्स की बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सो एंड इट विल मिस द करंट ईयर्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 3.2% ऑफ जीडीपी अगेन. और इस साल भी ऐसा कहा जा रहा है कि जितना एक्सपेंडिचर सरकार ने कर दिया है डेफिनेटली वो ब्रीच करेगी. जो उन्होंने टारगेट सेट किया था 3.2% का, उसको डेफिनेटली ब्रीच करना है. सो ये कॉन्टेक्स्ट है, इस वजह से ये क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड. ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्यों गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करना चाहिए टू पुश ग्रोथ. पहला है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट कॉजेस क्राउडिंग इन. देखिए, जितना भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो उसका एक क्राउडिंग इन इफेक्ट है. वो और भी जैसे अगर आप ले लीजिए पोर्ट्स डेवलप होंगे, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया टू डेवलप अ पोर्ट, तो उसका और भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा और लोगों को फायदा होगा और ग्रोथ इनहांस होगी. ठीक है, सो ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विल स्टिमुलेट डिमांड. डिमांड स्टिमुलेट होगी और अगर डिमांड स्टिमुलेट होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी रिवाइव्ड. When government creates certain assets और इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्पिल ओवर इफेक्ट देखा जाता है. तो उस वजह से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, राइट. उसके बाद जॉब क्रिएशन इज अ मेजर नीड. तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना है क्योंकि इट एक्चुअली विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन विच इज अ नीड ऑफ द आवर. ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वॉलेटिलिटी है. अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो कंटिन्यूस ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, स्लो डाउन देखा जा रहा है. ठीक है, उसके बाद रिकवरी भी काफी फ्रेजाइल है और एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चल रहे हैं जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, जैसे कि हमने ब्रेक्सिट वगैरह देखे हैं. सो एक्सटर्नल मार्केट्स दे कैन नॉट प्रोवाइड द डिमांड टू स्टिमुलेट ग्रोथ. तो अंदर से ही आना चाहिए, है ना. तो इसलिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही पड़ेगा. उसके बाद इकोनॉमी इज वनरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स सच एज जंप इन ऑयल प्राइसेस. ठीक है, इसका जो एक तरह से आप लगा लीजिए ये प्रॉब्लम रहेगी, है ना, ये रहेगा. सो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है दैट इज एक्चुअली नीडेड to keep the economy stable and to provide a boost to the economic growth. उसके बाद agrarian distress है. हमारे देश में a lot of population is still dependent on agriculture. ठीक है, so it depends on that. So we have to increase the government spending. ठीक है,
और उसके बाद है प्रेजेंटली जो फिजिकल डेफिसिट है इट माइट बी अलाउड टू स्लिप, बट अब क्या हम ये भी कह रहे हैं कि अभी इसको हम कह सकते हैं कि हाँ इस स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टाइम के साथ जीएसटी से रेवेन्यू आ जाएंगे और एक तरह से जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा, तो एफडी विल रिकवर, ठीक है, एफडी विल कम डाउन विद टाइम, राइट। उसके बाद इंक्रीज्ड गवर्नमेंट सपोर्ट टू एक्सपोर्ट्स विल हेल्प टू इंक्रीज आवर ग्लोबल डिमांड एंड रीच फॉर आवर गुड्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। सो अगर हम सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट्स को तो एक्चुअली इट विल हेल्प टू यू नो एक तरह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और इट विल एक्चुअली हेल्प फॉर आर एक्सपोर्ट्स इन द लॉन्ग रन। देन ऐसा भी माना जाता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स है, गवर्नमेंट विल वांट इकोनॉमिक ग्रोथ टू पिक अप बिफोर क्रूशियल असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि एक तरह से पॉपुलिस्ट मेजर्स है, तो इसलिए भी एफडी को अलाउ किया जाता है कि ब्रीच हो या बढ़े, ठीक है। बट ये ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है एंड सेव इट फॉर द लास्ट, एंड इफ यू वांट टू स्किप इट यू कैन ऑल्सो स्किप इट। बट अब अगर हम देखें गवर्नमेंट को क्यों इंक्रीज नहीं करना चाहिए एफडी को, उसके भी रीजंस हैं, ठीक है। अब एडवांस्ड डेटा इट शोज दैट द ग्रोथ इज ऑलरेडी resuming, though economic growth is weak, but we have advanced estimates of GDP, ठीक है, and we have something known as MPM, manufacturing purchasing managers index. They actually suggest कि जो एक economic activity it will pick up in the coming quarters, right? Role of GST and demonetization. वो ये कहते हैं कि जो स्लो डाउन है that is actually explained by the twin policy shocks of demonetization and implementation of GST, ठीक है। अब क्या है, GST stabilizing है ना, और इसलिए फिर eventually जो हमारा एफडी है that will eventually recover, ठीक है। तो उस अगर हम एफडी करेंगे भी तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय दिस। देन रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान, ठीक है। सो उससे ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को करने की जरूरत नहीं है। और जो बैंक रिकैपिटलाइजेशन है वो कैसे अचीव हो रही है, थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, और ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स दे डोंट इंक्रीज एफडी और कैट, ठीक है। अब ये हमने बेसिकली जो अगर आपने रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, हमारा जो इको का टेस्ट था फर्स्ट टेस्ट, उसमें भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। सो दैट दे डोंट इंक्रीज एफडी और कैट। सो अगेन उसको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसको कोट कर सकते हैं यहाँ पे। देन adequately capitalized banks and progress on resolving bankruptcies in large non-performing accounts should help the capital expenditure cycle back on track, ठीक है। तो अगर एक बार आपने कैपिटलाइजेशन कर दी, रिकैपिटलाइजेशन हो गई, उसके बाद एंड तो उससे फिर इट विल एक्चुअली हेल्प टू ब्रिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर बैक, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हायर बोरोइंग विल लीड टू लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी फॉर पब्लिक। अब जैसे गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है पैसा तो उसकी अवेलेबिलिटी पब्लिक में के लिए कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ जो मनी है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि लिमिटेड पैसा है, इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो एक तरह से इसका नेगेटिव इफेक्ट ही आता है, ठीक है, बिकॉज लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इज अवेलेबल। देन लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, अगर गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट कर दिया उसको ब्रीच कर रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है ना। देन इट ऑल्सो इफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि हायर डेफिसिट से इन्फ्लेशन रिस्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। सो मॉनेटरी अकोमोडेशन के जो चांसेस है वो कम होते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट अगर आप बढ़ाते जाओगे तो मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस भी कम होगी, ठीक है। देन हायर एफडी वुड कॉल फॉर इंक्रीजिंग द टैक्सेस एंड इट विल एक्चुअली बी डेट्रीमेंटल फॉर द वोट बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये भी इश्यूज हैं। तो अगर हम वे हेड की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस होना चाहिए जो डिसाइड करे कि ऑप्टिमम लेवल क्या है to which the fiscal deficit of the government must be reduced, ठीक है। If the government borrowing is used to finance investment and if the rate of return on such investment is greater than the interest rate payable then the FD can be breached, ठीक है। तो यही है कि अगर जो गवर्नमेंट पैसा है, एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है या उस तरह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इट इज स्टिल अलाउड कि वो ब्रीच हो जाए, ठीक है।
फोकस होना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे रादर देन ऑन फिस्कल डेफिसिट, कि आप जो सरकार है वो अपने खर्चे निकालने के लिए तो नहीं एक्सपेंडिचर ज्यादा करी, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो वो ज्यादा डेट्रीमेंटल है। अगर वही सरकार पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रही है, सो दैट इज नॉट डेट्रीमेंटल, क्योंकि उसके अपने मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे, राइट। सो एज दे डिपेक्ट नॉन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो इन पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। द प्राइमरी डेफिसिट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड एट नेग्लिजिबल 0.1%, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। दस द ग्रॉस फाइनेंशियल डेफिसिट कुड बी अलाउड टू स्ट्रेच टू 3.5 to 3.75 ऑफ द जीडीपी विदाउट अफेक्टिंग द रेवेन्यू डेफिसिट, अगर एक्स्ट्रा बोरोइंग चाहिए भी, ठीक है। एंड वी शुड एक्चुअली, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि डेवलपमेंटल नीड्स दे आर टेकन केयर, ठीक है, कि जो पैसा, अगर आप फिस्कल डेफिसिट में पैसा ज्यादा उठा भी रहे हो, पैसा ज्यादा खर्च कर भी रहे हो, तो आप वो कहाँ खर्च कर रहे हो? पोर्ट्स बनाने में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा बनाने में, स्किल्स प्रोवाइड करने में एक्सेट्रा में। तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट फॉर दैट, इट इज परफेक्टली फाइन इफ यू ब्रीच द फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो काफी इलैबोरेट क्वेश्चन था, बट अगेन आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। लास्टली हमारे पास है, डू यू थिंक जल्लीकट्टू शुड बी बैंड? डिस्कस। सो व्हाट इज जल्लीकट्टू? इट इज मोर ऑफ अ बुल कंट्रोलिंग इवेंट, ठीक है, विच इज हेल्ड ड्यूरिंग पोंगल सेलिब्रेशंस इन तमिलनाडु। इट इज अ 5000-year-old ट्रेडिशन, बट क्रुएलिटी टू एनिमल एंड इट्स बार्बरिक नेचर हैज एक्चुअली फोर्स्ड द सुप्रीम कोर्ट टू बैन इट इन बैक इन 2014, ठीक है। बट अभी क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु है उन्होंने एक पास किया था जिसमें जल्लीकट्टू को निकाल दिया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट से। तो अब इस साल फिर से जल्लीकट्टू हो रहा है डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट बैनिंग इट, ठीक है। अब दोनों एस्पेक्ट्स हैं कि इसको बैन करना चाहिए या इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाई इट शुड बी बैन, क्योंकि ऐसा माना जाता है दिस स्पोर्ट इज क्रूअल, एनिमल्स आर टॉर्चर्ड, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट का वायलेशन है। और उसके बाद इंडिया इज सीन एज आर्काइक, बैकवर्ड, ठीक है, बिकॉज सेंसिबिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड आर चेंजिंग इन फेवर ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। और जो जजमेंट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला है कि जो मिनिस्ट्री है या फिर जो गवर्नमेंट है, इट कैन नॉट अलाउ जल्लीकट्टू, बुल रेसेस और बुल फाइट्स and cannot modify the notification without the approval of Animal Welfare Board of India. But इस केस में और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि इट शुड बी बैंड, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा गया है, कोर्ट ने कहा है कि जब कल्चर और ट्रेडिशन आर एट वेरिएंस विद द लॉ, तो हमेशा लॉ शुड टेक प्रेसिडेंस, ठीक है। और जस्ट बिकॉज यू हैव पास्ड लेजिस्लेशन, है ना, तो दैट डजंट मीन कि जो आप एक तरह से ओवरलुक करो जो भी प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड विद जल्लीकट्टू। नॉट ओनली एनिमल्स बट पीपल आर लूजिंग लाइव्स, ठीक है। अगर आप रिसेंटली देखें तो 5 लोग हैव ऑलरेडी लॉस्ट लाइव्स इन तमिलनाडु, ठीक है। तो उसके बाद एक और दूसरा एस्पेक्ट भी देना जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू राइट एन आंसर। तो एक तो यही कहा जाता है कि कल्चर है, ठीक है, और उसके बाद इट एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द जीन पूल ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, ठीक है। अब वो कहा जाता है कि बुल्स को ना दे ट्रीट देम एज देयर सन्स, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द कॉज ऑफ सोशल गैदरिंग, सोशल इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और वही बात है कि क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट है, विच कंटेन्स प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म्स फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ बुल्स एंड व्यूअर्स, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट इनफ, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में ले सकते हो कि दे आर नॉट इनफ, ठीक है, एंड दे जो अटमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बुल्स एंड द व्यूअर्स। बट अब गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इंश्योर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम people have died, ठीक है। so they have to work towards improving the safety and security, ठीक है। अब people call it barbarism, call it gore, but at the end of the day माना जाता है कल्चरल सपोर्ट है which needs more regulations, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ both the animals and the people involved is sorted, ठीक है। अगर आप आउटराइटली उसको बैन या ब्लेम कर दोगे तो वो भी सॉल्व नहीं करेगा पर्पस, ठीक है। देयर आर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द सेम, so it has to be done in a वेरी यू कैन से वे कि सब कोई भी जो भी स्टेक होल्डर्स है सबकी बात सुनी जाए, ठीक है। और गांधी जी ने भी कहा था कि द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। तो ये आप कोट लिख सकते हैं, कोई भी एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन एक्चुअली कोट गांधी जी देयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप राइटिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।